अच्छा जी, सो कंपनी अकाउंट्स पार्ट 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उसके पास कौन कौन से शेयर इशू करने के मेथड्स अवेलेबल होते हैं, किस बेसिस के ऊपर कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है। एंड वंस कंपनी मेथड सेलेक्ट कर लेती है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो डबल एंट्रीज बनती हैं वो सारी चीजें हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो पहली चीज जो हम लोग ऑलरेडी कंपनी अकाउंट्स के जो पिछले 4 पार्ट्स हैं उसके अंदर हमने एक रफ सा डिस्कशन किया था कि जब भी एक कंपनी अपने आप को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रजिस्टर कराती है विद द स्टॉक एक्सचेंज विद द रेगुलेटिंग बॉडी टू इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, तो जब भी कोई कंपनी ये काम पहली दफा करती है ना कि अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को ऑफर करे, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। और उसके अंदर कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को शेयर्स क्या करती है, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। अच्छा, ठीक है, जनरल पब्लिक को अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? डबल एंट्री इज क्वाइट सिंपल। भाई कंपनी ने शेयर इशू किया, उसके बदले में कैश आया, सो द कंपनी विल रिकॉर्ड कैश बीइंग एन एसेट। कंपनी कैश को क्या कर देगी? कंपनी कैश को डेबिट कर देगी। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जितना भी शेयर कैपिटल कंपनी ने इशू किया है, सिंस आई टोल्ड यू दैट इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी स्ट्रक्चर, इट इज इटसेल्फ एन इक्विटी एलिमेंट, तो इसकी नेचर भी इक्विटी यानी कैपिटल जैसी होगी। जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब कम होगा तो डेबिट। यहाँ पे इशू हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। ये केस है उस सिचुएशन में जब आप शेयर को इशू करते हो एट द वैल्यू। लेकिन व्हाट इफ यू इशू द शेयर एट अ प्रीमियम? व्हाट डू आई मीन बाय अ प्रीमियम? कि अगर शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए है और तुम 2 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो, तो इफ यू आर चार्जिंग अ प्रीमियम, यानी कि अगर तुम्हारी इशू प्राइस तुम्हारे शेयर की फेस वैल्यू से ऊपर है, तो फिर कंपनी डबल एंट्री किस तरीके से बनाएगी? देन अगेन कंपनी के पास पैसा तो आ रहा है ना, ठीक है, लेट्स से अब वो अगर 1000 शेयर इशू कर रही है और 2 रुपए की इशू प्राइस पे इशू कर रही है, तो 2 into 1000 कंपनी के पास कैश तो 2000 आया है। लेकिन वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, कल सॉसी जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ रहे थे उसके अंदर भी मैंने मेंशन करी थी कि शेयर कैपिटल विल ओनली इंक्रीज बाय इट्स फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल आप जब भी बढ़ाओगे आप उसको उसकी फेस वैल्यू से बढ़ाओगे। सो लेट से मेरी एग्जांपल में मैंने कहा कि आप 1000 शेयर इशू कर रहे हो एट अ इशू प्राइस ऑफ 2 रुपीज, लेकिन द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क सर उसकी फेस वैल्यू क्या है? तो लेट से इफ आई से कि भाई उस शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए है या $1 है, तो अब आप कहोगे कि 1000 शेयर इशू हैं, उनकी फेस वैल्यू $1 थी, 1000 into 1 दैट गिव्स यू 1000। तो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो ओ एस सी है, ये हमेशा किससे बढ़ेगा? अपनी फेस वैल्यू से बढ़ेगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख भी देता हूँ विद द फेस वैल्यू। पर मर्जी, आप 2 रुपए का छोड़ो, आप 20 रुपए का भी शेयर बेच दो, लेकिन अगर आपकी शेयर की फेस वैल्यू $1 थी और या 1 रुपए थी और आपने 1000 शेयर इशू किए हैं, तो 1 into 1000 आपका शेयर का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो 1000 से बढ़ेगा। उसके टॉप पे सर यानी कि शेयर उसके प्रीमियम ऊपर, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ना? नहीं नहीं, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। इट इज अ कैपिटल रिजर्व, इट इज नॉट एन इनकम ऑफ द बिजनेस, इट इज नॉट एन इनकम ऑफ द बिजनेस, रिमेंबर दिस। इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिजर्व। इसका इस्तेमाल क्या होता है वो अभी हम डिस्कस अच्छा। थोड़ी देर में कर लेंगे, बट नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस बिकॉज दैट इज नॉट एन ऑपरेशनल थिंग। इनकम वो जाती है बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो कि किसी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू जो है वो बिजनेस जनरेट कर रहा हो। ये तो बिजनेस पैसा ऑब्टेन कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि पैसा लेके आ रहा है। बेसिकली जब वो शेयर इशू कर रहा है तो वो अपने ओनर से पैसा लेके आ रहा है ना। तो अगर हम सोल सही ट्रेडर सही। करते थे और ओनर पैसा लेके आता था तो आप इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी शो करते थे, अब उसको हम्म। कैपिटल का ही पार्ट रखते थे। तो यहाँ पे भी ये कैपिटल का ही पार्ट रहेगा। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर कि भाई आपका जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया, एफवी हमेशा फेस वैल्यू से बढ़ेगा और उसके ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर आप जितना भी इशू प्राइस चार्ज करते हो, लेट से 1 रुपए अगर आपकी शेयर की फेस वैल्यू है और आप 10 रुपए चार्ज कर रहे हो, तो जो बाकी का रिमाइंडर 9 रुपए है, और लेट से अगर आपने 1000 शेयर बेचे हैं तो 9 into 1000, 9000 से आपका शेयर प्रीमियम बढ़ जाएगा। और टोटल कैश आपके पास कितना है? अगर आपने एक शेयर 10 रुपए का इशू किया और 1000 शेयर इशू किए हैं, 10 into 1000 आपके पास टोटल कैश 10,000 रुपीज आया है। तो कैश तो जितना आपके पास है वो डेबिट हो जाएगा। जो कहानी आपने याद रखी है वो क्या याद रखती है कि शेयर कैपिटल विल ओनली इंक्रीज बाय इट्स फेस वैल्यू। उसके अलावा जितना भी एक्सेसिव कैश आया है ऑन टॉप ऑफ द फेस वैल्यू, दैट इज कंसीडर्ड एज शेयर प्रीमियम। और यही नोट यहाँ पे मैंने लिखवाया, नोट अगर मैं पढ़ूं तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑलवेज इंक्रीजेस बाय द फेस वैल्यू। मैंने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा है बट आई वोंट बी रॉन्ग कि अगर मैं यहाँ पे इसके साथ पीएससी भी लिख दूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जब बढ़ता है
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जब बढ़ता है तो वो भी अपनी फेस वैल्यू से ही, और ऑन टॉप जो भी होता है वो आपका क्या होता है, प्रीमियम होता है। लेकिन नॉर्मली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इश्यू शेयर्स, तो ऐसा जब हमारे पास शेयर की बात नहीं आती, हमारे पास नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर ही वो रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जब आपका ऑर्डिनरी शेयर बाय इट्स फेस वैल्यू, और जो डिफरेंस होता है वो सारा का सारा आपका क्या होता है, वो सारा का सारा आपका प्रीमियम होता है। अच्छा, ये तो हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पर बात ना, कि सर आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करी, आइदर यू वुड डू एट अ पार वैल्यू, यानी कि शेयर की जो फेस वैल्यू है आप उसी के ऊपर शेयर इशू कर दोगे, और ऑन द अदर हैंड यू मे डू एट अ प्रीमियम, जिसका मतलब ये है कि आपकी इशू प्राइस आपकी फेस वैल्यू से ऊपर होगी। अच्छा, ये तो पहली दफा था ना कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए, वो भी पहली दफा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर। कंपनी ने अपना एक राउंड शेयर इशू कर दिया है, साल या लेट्स से अज्यूम करते हैं 5 साल गुजर गए, कंपनी एक्सपेंशन, कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी। जब कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़ी तो या देयर आर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू द कंपनी कैन ऑब्टेन अ बैंक लोन, द कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स एज वेल। लेकिन कंपनी ये डिसाइड करती है यार हमने राइट्स इशू, नहीं राइट्स इशू इज नॉट द राइट वर्ड, अभी के लिए मैं यूज करूंगा कि हमने शेयर को इशू करके जो है ना पैसा ऑब्टेन करना है, क्योंकि कंपनी को पता है डिबेंचर को भी बाद में रीपे करना है, आपका बैंक लोन को बाद में रीपे करना है, हर साल उनको इंटरेस्ट देना है। कंपनी कहती है नहीं, इतना पैसा मेरे पास है ही नहीं देने को, मैं तो शेयर ही इशू करना चाहती हूँ। अच्छा, अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, जो कि थ्योरी वगैरह के अंदर भी बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन आता है। जब कंपनी शेयर इशू करेगी, तो ये एक एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाता हूँ कि अभी कंपनी ने कुछ एग्जिस्टिंग शेयर्स ना इशू करे हुए हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, तो आई कैन से कि भाई कंपनी के पास लेट से 10 शेयर्स हैं, ठीक है। 10 शेयर्स में से 5 शेयर्स जो है लेट से, एक हमारी पुरानी स्टूडेंट थी मिस सरीसा उनके हैं, पुरानी क्या अभी भी है खैर, तो और बाकी 5 शेयर्स जो है वो एक और स्टूडेंट थी जुरैशा उसके, ठीक है। तो लेट से 2 ओनर्स है कंपनी के, ठीक है। टोटल मैं कहता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी सेक, मैंने कहा है कि भाई कंपनी के टोटल शेयर्स कितना है, कंपनी के टोटल शेयर 10 है। मैं कहता हूँ 5 जो है वो सरीसा के हैं, 5 जो है वो मैं कह रहा हूँ मैं जुरैशा के हैं, यानी कि दोनों की ओनरशिप कितनी है, 50-50% है, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक कंपनी बनी, कंपनी ने सिर्फ 10 शेयर्स इशू किए, 50% एक बंदे ने ले लिए, 50% दूसरे बंदे ने ले लिए, दोनों बंदों की पार्टनरशिप, दोनों बंदों की जो ओनरशिप है वो कंपनी के 50-50% पे डिवाइडेड है। ये पहले राउंड, ये आईपीओ के अंदर हो गया काम, ठीक है। अब कंपनी ने फ्यूचर डेट डिसाइड किया कि भाई हमें और पैसा चाहिए, और वी वांट द मनी बाय इशूइंग शेयर्स, हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे नहीं जाना चाहते, हम बाहर पैसा नहीं उठाना चाहते, वी वांट अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। तो क्या करेगी कंपनी, दोबारा से शेयर्स इशू करेगी। बट द कैच ओवर हियर इज दैट कि कंपनी जब भी दोबारा से आईपीओ के बाद कंपनी जब भी खुद से शेयर इशू करना चाहेगी, the existing owners or the existing shareholders will have a preemptive right. What do I mean by preemptive right? उनका पहले से हक होगा। क्या हक होगा कि भाई जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, जो पहले से शेयर होल्डर है वो कंपनी का हक, जो उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसका हक बनता है कि कंपनी सबसे पहले उसी शेयर होल्डर से, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास जाएगी और कहेगी कि हमें पैसे की जरूरत है, हम शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो पहला राइट आपका बनता है, हम ये इतने इतने शेयर इशू करना चाहते हैं एट दिस प्राइस, क्या आप इंटरेस्टेड हो? अगर तो वो हाँ में जवाब देंगे, या तो वो ना में जवाब देंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है कि जिसके थ्रू कंपनी फर्दर शेयर इशू कर रही है आफ्टर द आईपीओ, उसको हम लोग कहते हैं राइट्स इशू। क्या कहते हैं? राइट्स इशू। और राइट्स इशू का मतलब क्या है कि कंपनी को अगर जब भी शेयर इशू करके पैसा जनरेट करना है, द कंपनी विल गिव फर्स्ट राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अच्छा सर, क्यों जरूर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना, क्या लाजमी बात है जी? लाजमी बात है। क्यों? बात इसलिए है क्योंकि अभी हम एक कम शेयर थे आईपीओ के थ्रू, उसमें से 5 जो है वो एक बंदे के, 5 दूसरे बंदे के, दोनों दोनों की 50-50% की ओनरशिप है कंपनी की। मैं कहता हूँ कंपनी ने डिसाइड किया कि यार अब फर्दर 10 शेयर और इशू करना है। अच्छा, फर्दर 10 शेयर्स अगर अभी हमें और इशू करने हैं, और हम कहते हैं कि भाई अब कंपनी अगर ये 10 जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ना पूछे, सुरेश और सरीसा को ना पूछे, ठीक है, और वो एक दो नए लोगों को 5-5 शेयर इशू कर दे फर्दर नए, ठीक है, नए शेयर अब इशू हो रहे हैं। तो 5 शेयर लेट से उसने इशू कर दिए ओमेबा को, और 5 शेयर उसने इशू कर दिए लेट से किसको, नबीहा को। अब जरा सा समझिएगा बात,
अब जो कंपनी के टोटल शेयर इशू हो गए वो कितने हो गए, पहले 10 हुए हुए थे। जब पहले 10 थे तो 50% की ओनरशिप सरीसा की, 50% की ओनरशिप जुरैशा की। लेकिन जब फर्दर 10 शेयर्स इशू हो गए हैं तो अब टोटल शेयर्स दैट हैव बीन इशूड आर 20। 5 उसमें से जुरैशा के पास है, 5 सरीसा के पास है, और 5 5 नए शेयर जो है, 5 उसमें से उमैमा ने ले लिया, और 5 जो है मैं कहता हूँ उसमें से किसने ले लिए, नबिहा ने ले लिए। तो अब इफ यू रिकम्प्यूट the percentage of ownership after the share issue, after this new share issue जो कि 10 शेयर्स का कंपनी ने किया है, जिसमें 5 नबिया को दे दिया और 5 उमैमा को दे दिए विदाउट आस्किंग दी एग्जिस्टिंग ओनर्स, तो हुआ क्या जरा गौर करिएगा। मैं अगर अब ओनरशिप की परसेंटेज निकालूं तो अब नबिया के पास भी 5 शेयर है, टोटल शेयर 20 है, नबिया की भी 25% की ओनरशिप और उमैमा की भी 25% की ओनरशिप। सरीसा और जुरैशा जिनकी इस शेयर इशू से पहले 50% की ओनरशिप थी, उनकी ओनरशिप भी अब 25-25% पे आ गई है, जिसको हम कहते हैं कि ओनरशिप डाइल्यूट हो गई है। डाइल्यूट होने से क्या मतलब है कि भाई पहले जो जुरैशा और सरीसा की कंपनी के अंदर से थी, से मुराद ये कि उनका जो कह लो ना भरम था, 50% की ओनरशिप हूं मैं, जो बात कह रही हूँ मेरी बात सुनो। लेकिन अब वो भरम क्या हो गया है, वो भरम डाइल्यूट हो गया है, वो ओनरशिप डाइल्यूट हो गई है, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी डाइल्यूट हो गई है। अगर तो तो कंपनी ने एग्जिस्टिंग ओनर्स को क्यों बिना नहीं ऑफर पूछे किया? इनसे क्या कर दिए मार्केट के अंदर। क्या मैं एक क्या वजह है? सिनेरियो बता रहा हूँ ना बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किया है, मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर ऐसा करती कंपनी तो क्या होता, कर नहीं सकती। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि कंपनी कर सकती है, ना ना ना, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी हमेशा जब भी नया शेयर इशू करना चाहती है अपने पूरी एग्जिस्टिंग पब्लिक को शेयर करती, होल्डर्स को पूछती है। क्या पूरी पब्लिक को करती। क्या कहा, फिर से रिपीट करो। मैं कह रहा हूँ पूरी पब्लिक को अरे यार अलाउ तुम कर। बात ही नहीं समझे। क्या? नहीं, पूरी पब्लिक को कहां से अलाउ करते हैं भाई, वो तो सिर्फ आईपीओ के अंदर था कि पूरी पब्लिक एवरीवन इज बीइंग वेलकम टू बाय शेयर्स। लेकिन वो आईपीओ हो गया, खत्म बात। अब आप 2 साल बाद 3 साल बाद कंपनी दोबारा से पैसा रेज करना चाह रही है, तो जब भी वो पैसा रेज करना चाहेगी और शेयर इशू करना चाहेगी, वो सबसे पहले जो आईपीओ के थ्रू जिन शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीदे हुए हैं, वो उनको सबसे पहले पूछेगी कि मैं अब ये फर्दर शेयर इशू करना चाह रही हूँ, क्या आप खरीदोगे। वो या तो हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्री एम्प्टिव राइट है, इसका जो पर्पज है वो क्या होता है। तो ये पर्पज समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कंपनी ऐसा ना करे, अगर कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछे बगैर नए शेयर इशू कर दे टू न्यू शेयर होल्डर्स, टू न्यू ओनर्स, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से होगा ये कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे ना, जैसे सरीसा और जुरैशा की जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि जब 10 शेयर्स थे और दोनों के पास 5 5 शेयर्स थे, तो उनकी ओनरशिप 50-50% की थी। अगर कंपनी बिना पूछे नए शेयर होल्डर को शेयर इशू कर दे, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, मैं यही तो बता रहा हूँ कि ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, इनकी डिसीजन सही। मेकिंग डाइल्यूट हो जाएगी। मैं तो ये अगर नहीं कह किसी रहा कि एक कंपनी ऐसा कर सकती है। हाँ। किसी एक ओनर ने भी कर लिया ज्यादा इन्वेस्ट, तो फिर दूसरे का कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अगर नया बंदा आ गया तो भाई जाहिर सी बात है ना, आपको मैंने कैलकुलेशन करके तो दिखा दी कि अगर 10 शेयर आपने बेचे, किसी को भी हाँ। बेचे, जुरैशा सरीसा के अलावा तुम किसी को भी शेयर बेचो, अब चाहे 5 5 की फॉर्म में 2 लोगों को बेचो या 3 3 करके 3 लोगों को बेच दो, डजेंट मैटर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था उनकी ओनरशिप क्या होगी, उनकी ओनरशिप आपके नया शेयर इशू करने की वजह से क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये चाहेगा कि मेरी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाए, नहीं, वो कभी भी नहीं चाहेगा। नहीं। क्योंकि जब आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी डाइल्यूट हो रही है। आपका कंपनी के अंदर जो से था, जो आपकी कंपनी के अंदर बात मानी जाती थी, उसकी जो पावर थी वो भी डाइल्यूट हो रही है। तो इसी वजह से जब भी कंपनी नया शेयर इशू करती है, वी से कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रीएम्प्टिव राइट, अगर कंसीडर ना किया जाए अच्छा, तो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। कर नहीं तो भाई सकती ये हो कंपनी सकता है ऐसा। कि जो न्यू शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो ना खरीदे शेयर्स, और जो एग्जिस्ट जो हाँ न्यू शेयर बिल्कुल होल्डर आ बिल्कुल, रहा है वो अगली, ज्यादा खरीद ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगली इसी बात पे आ रहा था कि भाई अगर तो उन्होंने पूछा, लेट से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे जुरैशा और सरीसा, उनसे पूछा कि भाई आप, हम ये नया शेयर इशू करना चाह रहे हो कि आप लोगे, उन्होंने अगर लेट से मना कर दिया, तो अब कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू गो एंड ऑफर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, टू द न्यू ओनर्स। और उस केस में क्या होगा, उस केस में एटलीस्ट लेकिन ये जरूर होगा कि सरीसा और जुरैशा जो एग्जिस्टिंग ओनर्स थे, उनको पता होगा कि यार हमने खुद ना कहा है, तो हमें पता है कि अब हमारी ओनरशिप डाइल्यूट होगी। पूछे बिना ओनरशिप को डाइल्यूट कर देने की इजाजत नहीं होती।
लेकिन हाँ, आपने उनको राइट दिया, उन्होंने बोला नहीं भाई हमें ये राइट नहीं चाहिए, आप मार्केट में जाके जिसको भी बेचना चाह रहे हो शेयर इशू कर दो, वी डोंट केयर अगर हमारी ओनरशिप की परसेंटेज थोड़ी कम भी होती है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, और होता भी है। ऐसे मैं एक कंपनी का 50% का या व्हाट्सएवर परसेंटेज का ओनर हूँ, मेरा मन नहीं है उस कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट करने का, तो वो मुझे कंपनी भले राइट्स इशू करती भी रहे, मैं नहीं लूंगा उस कंपनी के राइट्स इशू। तो द थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर कि राइट्स इशू के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, राइट इशू होता है आईपीओ के बाद। राइट्स इशू गिव्स अ प्रीएम्प्टिव राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाय द न्यू शेयर्स। जो नए शेयर मार्केट में इशू हो रहे हैं वो कौन खरीद ले? प्री एग्जिस्टिंग ओनर्स ही खरीद ले। क्यों खरीद लें? ताकि उनकी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। ठीक हो गया। और अगर वो मना कर देंगे तो फिर नाउ दे आर बेसिकली, जब वो मना करते हैं ना कि हाँ यार हमें राइट्स इशू नहीं एक्वायर करना है या हमें राइट्स इशू पे सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे हम लोग, तो दे आर गिविंग यू परमिशन टू sell the shares in the market. And when they are giving you this permission, it automatically means कि उनको पता है कि हमारी ओनरशिप डाइल्यूट होगी, बट दे आर ओके विद इट। दे आर ओके विद, तो कोई मसला नहीं है, आप करो। ठीक हो गया। तो राइट्स इशू के अंदर अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि सर ठीक है, आईपीओ के बाद कंपनी जब भी पैसा मार्केट से ऑब्टेन करना चाहेगी और शेयर इशू करके अगर ऑब्टेन करना चाह रही है, तो पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। क्यों पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है? क्योंकि अगर तो कंपनी नए शेयर होल्डर को शेयर इशू कर देती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जो डिसीजन में है और जो ओनरशिप है वो क्या हो जाएगी? वो डाइल्यूट हो जाएगी, जो कि वो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि नहीं चाहेंगे। हाँ, अगर वो उनका कोई और मोटिव है, वो नहीं करना चाह रहे अपनी, उनको मसला ही कोई नहीं है अगर ओनरशिप डाइल्यूट हो रही है, वो एक अलग केस है। नॉर्मल सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई कोई भी बंदा अपना अपनी कंपनी का जिसमें उसका इतना बड़ा स्टेक हो, अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहेगा। अच्छा, इसकी डबल एंट्री कैसे होगी सर? डबल एंट्री बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपने नॉर्मल शेयर इशू की अभी पड़ी थी ना आईपीओ के वक्त, बिल्कुल वैसी वैसी। अगर तो कंपनी राइट्स इशू करती है एट फेस वैल्यू, तो ये पहली वाली डबल एंट्री बनेगी। अगर तो कंपनी राइट्स इशू करती है एट अ वैल्यू अबव और मोर देन द फेस वैल्यू, यानी कि प्रीमियम के ऊपर, तो फिर ये वाली डबल एंट्री बनेगी जिसमें आप कैश जो भी आपको रिसीव हो रहा है राइट्स इशू के थ्रू वो डेबिट कर दोगे। अगेन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से ही बढ़ेगा, और जो डिफरेंस होगा यानी कि इशू प्राइस और फेस वैल्यू का, दैट वुड बी द प्रीमियम, जिससे आप प्रीमियम को बढ़ा दोगे। सो राइट्स इशू का जो एज फार एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सिमिलर है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है एज compared to IPO. IPO is the first time the company is offering shares to the general public. Rights issue is the company issuing further shares, and first the company will have to ask whom the at first the company will have to ask or give a preemptive right to the existing shareholders so that their ownership doesn't dilute. अब वो ओनर ओनर की एग्जिस्टिंग शेयर मर्जी है कि वो राइट्स इशू पे सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे वर्थ मेंशनिंग है, जिसके बाद हम अगला बोनस इशू डिस्कस कर सकते हैं, वो ये कि ये राइट्स इशू होता कैसे सर? कैसे पता चलेगा कि किस ओनर को कितने शेयर मिलेंगे? तो राइट्स इशू की ना एक बेसिस होती है, बेसिस हम देख भी लेंगे, मैं देख भी देता हूँ यहाँ पे। बेसिस कुछ इस तरीके से होती है, लेट्स से 3, और मैं इसको अगर एग्जाम की वर्डिंग में लिखूं तो मैं एग्जाम की वर्डिंग में लिख सकता हूँ, एवरी 3 शेयर्स, 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। ये क्या है? ये बेसिस है। किसकी बेसिस है? राइट्स इशू की बेसिस है कि भाई हर बंदा जिसके पास 5 शेयर्स पड़े हैं उसको आप कितने शेयर दे दोगे? 3 दे दोगे। तो लेट्स, अगर एक बंदा ऐसा है जिसके पास टोटल मैं कहता हूँ कि 10 शेयर्स हैं, तो उसको मैं या हाँ लेट्स मैं कहता हूँ एक बंदा जिसके पास 10 शेयर्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग, तो उसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/5 जो कि बेसिस है, दैट गिव्स यू 6। तो हम ये कहेंगे कि भाई इस बंदे को जिसके पास 10 शेयर थे उसको 6 शेयर फर्दर किसमें दे दो? राइट इशू के अंदर दे दो। दिस इज द बेसिस। ये बेसिस आपको समझनी आनी चाहिए कि भाई एग्जिस्टिंग जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स है उसको आप अगर बेसिस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट विल बी इशूड इन अ राइट्स इशू। ये टोटलिटी के लिए भी आप कर ये तो सकते जो हो या ये किसी एक शेयर होल्डर के लिए भी कर सकते हो। जो जो शेयर्स वो रिजेक्ट कर दे फिर वो पब्लिक में ऑफर करते, अगर इसमें से सिर्फ वो फोल्ड है तो। पब्लिक में बिल्कुल ऑफर आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन पहला हक सही। एग्जिस्टिंग का क्या मतलब? फोल्ड है? नहीं नहीं नहीं, अब ये देखो, या तो वो सब्सक्राइब करेगा। अच्छा, या ये तुम ये कह रहे हो सर वो कहता है कि यार मुझे 6 नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ना तुम इसमें से 50% दे दो, तो ठीक है वो 3 ले लेगा। लेकिन इसका मतलब ये कि राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो जो भी रिमाइंडर शेयर था वो कंपनी जाके मार्केट में अगेन डंप कर सकती है। डंप करने से मेरा ये रात ये है कि बिक सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो कंपनी तो देखो जब राइट्स इशू करने जा रही है
तो द कंपनी हैज अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव इन माइंड, दैट इज टू रेज एन XYZ अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर आप कोई शेयर होल्डर है, उसको उसके राइट्स इशू के अंदर 60 शेयर्स आते हैं, वो कहता है नहीं नहीं यार मुझे तो सिर्फ 30 चाहिए, तो ले ले 30, लेकिन बाकी 30 पर कंपनी की मर्जी है कि अगर वो चाहे तो मार्केट के अंदर नए शेयर होल्डर्स को बेच सकती है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका राइट्स इशू का कॉन्सेप्ट। अब राइट्स इशू के बाद अगर हम जरा आगे बढ़े तो बोनस इशू के ऊपर। बोनस इशू के अंदर हमें जो चीज समझनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने क्या थ्योरी के अंदर दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली, ये डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप वाली चीज। अब हम आते हैं तीसरे इश्यू ऑफ शेयर्स की टाइप के ऊपर, विच इज बोनस इशू। अच्छा, आईपीओ और राइट्स इशू मोर और लेस दे हैव समथिंग इन कॉमन, क्योंकि दोनों के अंदर पैसा आ रहा है, दोनों के अंदर कंपनी फाइनेंस ऑब्टेन करने के लिए जो है अपने शेयर्स, अपनी ओनरशिप को सेल आउट कर रही है। बोनस इशू इज कंपैरेटिवली वे डिफरेंट, मतलब इसके अंदर भी हो तो शेयर ही इशू रहा हो, लेकिन द पर्पस फॉर दैट इज इंटायरली डिफरेंट। क्या होता है सर पर्पस बोनस इशू का? भाई देखो, बोनस इशू जो है वो कंपनी करती है इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश डिविडेंड्स। किसकी फॉर्म में करती है? नॉन कैश डिविडेंड की फॉर्म में करती है। क्यों करती है? भाई देखो, मैंने आपको बताया कि डिविडेंड कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को पे करना होता है ताकि शेयर होल्डर खुश रहे। वो आके जो है एजीएम के अंदर अगर सारे डायरेक्टर्स को, अगर उसको डिविडेंड आप नहीं दोगे बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो शेयर होल्डर आके क्या करेंगे? डायरेक्टर्स को हटा देंगे, नए डायरेक्टर्स को ले आएंगे। तो डायरेक्टर कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारी जगह जाए, भाई उसको भी तो अपनी जगह रिटेन करनी है। लेकिन वी से कि अगर कंपनी के पास या कंपनी की किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो लिक्विडिटी पोजीशन है, यानी कि जो उसका कैश फ्लो है, वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, और ये बात है कि डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि यार हमें डिविडेंड तो कुछ ना कुछ शेयर होल्डर को देना ही देना है, बट दे नो कि हमारे पास कैश नहीं अवेलेबल। हो सकता है द कंपनी वुड हैव मेड गुड प्रॉफिट्स और उसकी वजह से वो डिविडेंड देना चाह रहे हो, लेकिन उनको ये पता है कि यार हमारा कैश XYZ जगह में बिजनेस के ऑपरेशन में स्टक हुआ है, इस कैश को हम नहीं निकाल सकते, और जो कैश बैंक में पड़ा हुआ है वो इतना नहीं है कि उससे हम डिविडेंड पे करें, या कंपनी को लगता है कि यार अगर उससे डिविडेंड पे कर भी दिया तो फिर हमें हमारे डे टू डे ऑपरेशन चलाने में मसला आ जाएगा। तो अब कंपनी क्या करेगी? सो व्हेन द कंपनी इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी इशू बट द कंपनी स्टिल वांट्स टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी क्या कहती है? कंपनी शेयर होल्डर को कहती है कि यार मेरे पास आपको कैश की फॉर्म में डिविडेंड देने के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, या फॉर लेट्स से आपको हम खुश रखना चाहते हैं, इसकी वजह से हम आपको डिविडेंड जरूर देंगे, बट वी विल पे यू अ नॉन कैश डिविडेंड। व्हाट डू वी मीन बाय नॉन कैश डिविडेंड? कि हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं शेयर्स की फॉर्म में। कि अब हम आपको कहेंगे कि अगर लेट्स से आपके पास 100 शेयर थे, तो हम आपके आपके 100 शेयर के ऊपर आपको 10 शेयर का बोनस इशू दे देंगे। अब आपकी मर्जी है, हमने आपको शेयर दे दिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि भाई हम कैश डिविडेंड नहीं दे पाए, हमने आपको शेयर्स दे दिए विदाउट एनी कॉस्ट। आपको हमें कुछ नहीं पे करना, क्योंकि डिविडेंड तो हम आपको पे करते हैं ना, ऑब्वियसली हम कैश नहीं दे पा रहे, तो ये लो हमारी तरफ से XYZ नंबर ऑफ शेयर्स रखो और इसको अपना डिविडेंड समझो और खुश रहो। अब ये आपकी मर्जी है, आप हमारे शेयर्स को जाके मार्केट में बेच देना चाहते हो, बेच दो जाके, आपको कैश मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। आप तो खुश रहोगे ना, और आप चाह रख रख लो, हमें उसमें भी कोई मसला नहीं है। आप खुश रहो। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी शेयर होल्डर को कह रही है आप खुश रहो, हम आपको शेयर दे रहे हैं, हमारे पास कैश नहीं है डिविडेंड देने के लिए, हम आपको नॉन कैश डिविडेंड दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बोनस इशू। अब आप इस शेयर को चाहो अपने पास रखो, चाहो इसको मार्केट में जाके बेच दो, उससे जो पैसे आए उसको खा पी लो, जो चाहो करो, आप खुश रहो। तो जब भी कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए कैश अवेलेबल नहीं होता, कंपनी क्या करती है? कंपनी बोनस इशू दे करती है, और बोनस इशू भी ना इसी बेसिस पे होता है। मतलब जिस तरीके से मैंने यहाँ बेसिस लिखी थी ना राइट इशू के लिए, सेम इसी तरीके की कोई ना कोई बेसिस बोनस इशू के लिए भी हो रही होती है। लेट्स से वो कहेगा कि भाई जिस बंदे के पास मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि 10 शेयर फॉर एवरी 100 हेड, कोई भी बेसिस हो सकती है ना भाई। वैसे राइट इशू की बेसिस थी कि हर 5 शेयर पे 3 दे दो। बोनस शेयर की लेट्स से रिक्वायरमेंट है कि हर 100 शेयर के ऊपर कितना दे दो? 10 दे दो। तो हम कहेंगे कि अगर एक बंदा है जिसके पास लेट्स से 1000 शेयर हैं, ठीक है, और बेसिस क्या है? 10:100 की, कि हर 100 के ऊपर 10 शेयर हैं, 10/100, तो हम कहेंगे 1000 × 10/100 करो, तो ये बन जाएगा 10 × 10, यानी उस बंदे को कितने शेयर दे दो? उस बंदे को 100 शेयर दे दो, किस फॉर्म में? बोनस इशू की फॉर्म में, एज अ नॉन कैश डिविडेंड। तो राइट्स इशू की तरह ही बोनस इशू की भी कोई ना कोई बेसिस होती है जिसके ऊपर आप
अपने शेयर होल्डर्स को क्या देते हो, बोनस इशू के शेयर्स अलॉट करते हो। अच्छा, अब एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई भी, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ सर, मैं कह रहा था कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाती है कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू कर रही है वो बढ़ाती है, तो उसकी नेटवर्थ बढ़ती है। नंबर ऑफ शेयर जब कंपनी बढ़ाती है तो क्या उसकी नेटवर्थ बढ़ती है? उसका कैपिटल तो बढ़ता है। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या सर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है, तो जी बिल्कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है। यानी कि उस कंपनी की नेटवर्थ हम कह सकते हैं एक तरीके से बढ़ रही है। तो कंपनी की सर तो नेटवर्थ को वैसे तो हम्म, फिर सारे डिविडेंड्स बोनस इशू क्यों नहीं करता, नॉन कैश डिविडेंड? या क्योंकि देखो असल तो जो आपके इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है वो कैश की डिविडेंड लाने के लिए इशू किया है ना। तो इट्स नॉट कंसीडर्ड वेरी वेल कि आप बार बार ही बोनस इशू करते रहो, क्योंकि बार बार बोनस इशू करने का मतलब ये कंपनी की कभी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो ही नहीं रही। तो फिर तो इन्वेस्टर के लिए ये एक वार्निंग साइन चला जाएगा ना कि यार इनके पास तो डिविडेंड देने का पैसा नहीं है, क्या पता कल को बिजनेस चलाने का भी पैसा ना बचे। तो दैट इज वाई कंपनी हमेशा बोनस इशू नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जब जरूरत पड़े तो कर सकती है। और ऑर्डनरी शेयर होल्डर उसमें भी खुश रहता है, तो वो कहता है कि चलो मुझे कुछ ना कुछ तो मिला है ना, अब जो मुझे मिला है मैं इसको चाहूँ मार्केट में बेच दूं तो मुझे कैश तो वैसे भी मिल जाएगा। कंपनी ने जेब से कैश नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने एक तरीके से कैश की फॉर्म में कंपनसेशन तो दे दी है ना। मेरे पास शेयर आ गए हैं, मैं बेच दूं मार्केट में जाके, मेरे पास कैश आ जाएगा। तो दैट इज इट, दैट सिंपल हाउ इट विल हाउ इट इज। तो सारे तो नहीं, लेकिन कभी कभार जब लिक्विडिटी का मसला हो तब कंपनी कर सकती है। अच्छा अगर तो तुम एक मिनट अगर तो तुम कह रहे हो कि सर कंपनी अगर बोनस शेयर इशू कर रही है और उसकी तब भी नेटवर्थ बढ़ रही है, तो फिर तो कंपनी को चाहिए वो बार बार डिविडेंड की जगह, कैश डिविडेंड की जगह जो है बोनस इशू करे। नहीं भाई, बोनस इशू से कंपनी की नेटवर्थ नहीं बढ़ती। ये बात याद रखना, क्या कहते हैं आशिर, क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि जी। बोनस इशू के जब आप करते हो ना, समझना बात को, अभी अभी बल्कि 2 मिनट में समझोगे। देखो जब कंपनी पैसों के बदले में शेयर इशू कर रही है तब तो नेटवर्क है, क्योंकि और यहाँ पे जब कंपनी बोनस इशू कर रही है, हाँ बिल्कुल शेयर इशू हो रहा है, यानी कंपनी की इक्विटी बढ़ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये बोनस इशू होता है तो ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, इट इज फाइनेंस बाय कैपिटल रिजर्व। जो कि मैंने क्लास के शुरू में ही तुमसे जब डिस्कशन हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैंने कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल बताया नहीं है। मैंने ये बता दिया कि शेयर प्रीमियम क्रिएट कब होता है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि शेयर प्रीमियम का फायदा क्या होता है, उसको इस्तेमाल कहाँ करोगे। एंड सेम गोज फॉर रीवैल्यूएशन रिजर्व, मैंने ये बता दिया क्रिएट कब होता है, ये नहीं बताया फायदा कहाँ होता है। तो ये जवाब है उसका। ये जो कैपिटल रिजर्व्स होती हैं, चाहे आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व हो या चाहे आपका शेयर प्रीमियम हो, दे आर बीइंग यूज्ड at the time of bonus issue to finance the issue of टू फाइनेंस द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो यहाँ पे अगली बात हमारी यही थी कि सर ठीक है, अब ये जो बोनस इशू होगा इट विल बी फाइनेंस बाय द कैपिटल रिजर्व, व्हिच मींस आइदर इट विल बी फाइनेंस बाय शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी सुसी? पैसा कोई नहीं आ रहा है। एक बात अच्छा तो हमजा अपने भाई, दिमाग में क्रिस्टल अगर क्लियर रख लो ना भाई, नॉन कैश डिविडेंड आप दे रहे हो। लिक्विडिटी इशू है तो हाँ अब सिर्फ बोलो। बोनस इशू के थ्रू ही वो करेंगे या कोई और वे भी नहीं नहीं नहीं, लिक्विडिटी इशू और आप फिर भी शेयर होल्डर को खुश रखना चाह रहे हो तो बस बोनस इशू ही के थ्रू आप उसको नॉन कैश डिविडेंड दे सकते हो। आपके पास अपने शेयर होल्डर कंपनसेट करने का यही दो तरीके हैं, या कैश की फॉर्म में डिविडेंड दे दो या नॉन कैश डिविडेंड दे दो इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। सिंपल एज दैट। ऐसे भी अब कर सकते ये हैं जो कि नहीं बोनस कर शेयर फाइनेंस होगा ये हाँ कर सकता है, किसने कहा नहीं कर सकते, बिल्कुल हमने पढ़ा तो था यार डिविडेंड्स के अंदर के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हो सकता है किसी साल कोई डिविडेंड ना मिले, कंप्लीटली फाइन। अच्छा, बट अगर इफ कोई दे शेयर विल डू होल्डर दिस, अगर कोई शेयर होल्डर रिफ्यूज कर दे कि नहीं चाहिए उसे बोनस इशू, फिर यही करेंगे? बोनस इश्यू नहीं चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं। राइट्स इश्यू वो भाई ये तो मुफ्त में मिल रहा है ना, इस पे को पैसे थोड़ी देने पड़ रहे हैं, 1 रुपए भी नहीं देना पड़ रहा। मतलब भाई जैसे डिविडेंड मिलता है अच्छा। ना, वो बात को डिविडेंड, जब डिविडेंड मिलता है ना जो शेयर होल्डर होता है तो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। उससे कंपनी कॉल करके पूछती थोड़ी है, हाँ जी हम 0.5 रुपीज के पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं, आपके 10 शेयर पे 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, क्या आपको ये डिविडेंड मंजूर है? और भाई बस आ जाता है बैंक अकाउंट के अंदर, फुल एंड फाइनल, खत्म हो गई बात, ना कोई पूछ ना कोई आपकी परमिशन, सीधा बैंक अकाउंट उनका आपके पास होता है, सीधा बैंक में गिरता है। या फिर आपके पास अगर बैंक अकाउंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो चेक के थ्रू आपके पास डायरेक्टली आपके घर पे आ जाता है। पूछते थोड़ी है कि आपके इतने शेयर के ऊपर आपको इतना डिविडेंड दे रहे हैं, बताएं आपको नहीं चाहिए, नहीं पूछते भाई, बस दे देते हैं आपको चेक की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। सेम गोस फॉर बोनस, उनको शेयर अलॉट करना होता है, वो बस देखते हैं कि ठीक है यार ये
XYZ बंदा है, इसके ऑलरेडी इतने शेयर हैं, जो हमारी बोनस इशू की बेसिस है उसके हिसाब से 25 कल के बोनस इशू पे इसके नाम पे शेयर अलॉट कर दो। पूछेंगे थोड़ी तो मैं कॉल करके, आशिर मियां हम आपके नाम पे 25 शेयर अलॉट कर रहे हैं बोनस इशू पे, क्या आपको चाहिए? इतना टाइम कर दिया दिया, नहीं चाहिए तो ना चाहिए, फाड़ के फेंक दो उनकी तरफ से। जैसे उन्होंने कैश डिविडेंड दे दिया, चेक भेज दिया, तो मैंने फेंक दो। और क्या, सिंपल एज दैट। सो ये जो तुम्हारा अच्छा सवाल है कि वो भाई, मना कर कंपनी सकते हैं, को रिफ्यूज कर दे, दैट इज रेलेवेंट टू लॉस नहीं है क्या राइट आगे इशू। अगर शेयर होल्डर बेच दे उनके शेयर? नहीं, कंपनी को क्यों लॉस है? कंपनी को कैसे लॉस है? क्या कहना चाह रहे हो, कंपनी को क्यों लॉस होगा? किस तरीके के लॉस की बात ओनरशिप कर रहे हो? सबसे पहले तो ये सवाल है। इनकम, ओनरशिप नहीं कम हो ओनरशिप पे, जाएगी। ओनरशिप का तो लॉस, तो ओनरशिप पे कंपनी का क्या लेना देना? ओनर खुद शेयर बेचेगा जाके। बोनस इशू किसको मिला है? शेयर होल्डर को मिला है। शेयर होल्डर कौन है? ओनर है। ओनर के पास बोनस इशू आ गया, वो अपने पास अलमारी में डाल के रख भी तो सकता था, उसने खुद जाके बेचा है, तो उसको पता है कि भाई इसको बेचने के बाद मेरी ओनरशिप उतनी रहेगी, डाइल्यूट होगी। तो इसमें कंपनी का क्या लेना देना? कंपनी कहती है हमारी तरफ से पूरी ओनरशिप एक ही दिन में बदल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनरशिप आज के आज बदल जाए, कल कोई और ओनर आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा नहीं पड़ता। हाँ, एक एस्पेक्ट अगर तुम ये लेके आना चाह रहे हो तो लेके आ सकते हैं, नॉट एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, मार्केट वैल्यू के जो पर्सपेक्टिव होता है कि सर जब शेयर की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि व्हेन यू हैव मोर बोनस इशू के वाले शेयर्स इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर अगर उस सारे बोनस इशू शेयर को मार्केट पर डंप करना स्टार्ट करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जनाब, शेयर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और शायद डिमांड इतनी ना हो, शेयर की मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट आ सकता है। या दैट इज पॉसिबल, बट दैट इज नॉट इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग एज सच। हम इसको इतना ज्यादा अकाउंटिंग में स्टडी नहीं करते, दैट इज मोर और लेस द इकोनॉमिक साइड ऑफ दिस शेयर इशू वाली थिंग। बात कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट बिल्कुल है, लेकिन इतना ज्यादा हम उसको एनालाइज नहीं करते, और करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग। इस वाले कॉन्टेक्स्ट में कि शेयर की मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट, हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर ये सब कह लोग जाके सकते हैं डंप कि कर देंगे वो शेयर्स, कंपनी की तो जो है मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट आ सकता ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी कि है। हाँ, इतने सारे नहीं शेयर ब्रांड इमेज होल्डर नहीं, शेयर नहीं नहीं बेच नहीं रहे हैं। नहीं 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 नहीं, शेयर होल्डर वो तो खराब नहीं होगी, क्योंकि देखो कंपनी की इमेज जो है वो सबसे ज्यादा मैटर शेयर होल्डर के हाथ में करती है। शेयर होल्डर को तो मिल गया ना डिविडेंड, तो फिर क्यों इमेज खराब होगी? बल्कि शेयर होल्डर तो खुश होगा कि यार जो कंपनी है, जो डायरेक्टर्स है, उसने हमारा ख्याल रखा, उनके पास कैश नहीं था तो उन्होंने हमें नॉन कैश डिविडेंड देके कंपनसेट जरूर किया। सो एज अ शेयर होल्डर आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि यार चलो कुछ तो मिला ना। वरना एज अ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अगर वो कुछ भी ना दे, तो भी मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, ये तो बात आप पढ़ चुके हो ना। तो अब मैं खुश हूँ, मैं इसकी इस वजह से इमेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर अच्छा, ये तो चीज बात जरा आप कर प्रेफरेंस को लेते हैं भी कि शो होती है? बोनस इशू जो, क्या मतलब? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये चीज शो होती है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तुम कह रहे हो नॉन कैश डिविडेंड जो है वो इशू होता है कि नहीं होता बोनस इशू जी। शेयर की फॉर्म में? नो नो नो, नॉर्मली नॉट, नॉर्मली नॉट। ये ज्यादातर क्यों? आप जो है और शेयर्स के लिए, रियल ओनर्स के लिए देखते हो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, ही इज एंटाइटल टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ना, फिक्स रेट ऑफ कैश की फॉर्म में मिलता है, वो उसको बोनस इशू की फॉर्म में, बोनस इशू इज ओनली फॉर द रियल ओनर्स, अच्छा। दैट इज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ठीक है। अच्छा, आप जरा इसकी डबल एंट्री पे बात कर लेते हैं कि बोनस इशू की डबल एंट्री कैसे बनेगी। बोनस इशू की डबल एंट्री के दो पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर आप दिखाओ कि बोनस हो रहा है, बोनस इशू विद एंड क्रेडिटिंग ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विद अगेन व्हाट वैल्यू, विद अगेन दी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्या करोगे? फेस वैल्यू से आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, और बोनस इशू को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर आप दिखाओगे कि बोनस इशू जो है वो फाइनेंस कहाँ से हुआ है। व्हाट डू आई मीन बाय फाइनेंस कहाँ से हुआ है? कि या तो आपने इसको अपनी जो आपकी कि आपका बोनस इशू फाइनेंस हो जाए। व्हाट आर द कैपिटल रिजर्व्स अवेलेबल टू द बिजनेस? इट इज योर शेयर प्रीमियम, योर रिवैल्यूएशन रिजर्व, यहां से फाइनेंस हो जाए। लेकिन क्या पता आपका जो बोनस इशू की टोटल अमाउंट बन रही हो, उतनी पैसा आपकी कैपिटल रिजर्व्स में ना पड़ा हो, लेट्स से इवन आफ्टर इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम अमाउंट और रिवैल्यूएशन रिजर्व वाली अमाउंट, लेट्स से आपका बोनस इशू 5 लाख का था, और आपके शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व के अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख पड़े हुए थे, तो बाकी का 2.5 लाख कहां से फाइनेंस होगा? देखो, top priority is given to the capital reserve, but if the capital reserve does not have sufficient balance to finance the bonus issue, then the remaining
issue of bonus shares will be financed through the revenue reserves, जिसमें आप रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स आ जाती है, जहां से आप इसको फाइनेंस करोगे। तो रिमेंबर दिस फॉर एवरी क्वेश्चन, क्योंकि सवाल भी आता है कि बताएं जी बोनस इशू कहां से फाइनेंस होता है, तो यू शुड राइट, अगर तो मार्क्स देखते हुए, लेकिन अगर इफ आई वांट टू गिव यू अ फुल आंसर, तो फुल फ्लेज आंसर ये होगा, the first priority is given to the capital reserve, which include the share premium and the revaluation reserve. However, if the capital reserve does not have sufficient balance, then the remainder balance of bonus issue can be financed through the revenue reserves of the business, which includes your general reserve और retained earning. ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम पूछोगे नहीं सर शेयर प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ तो फिर भी मैं रिटेन अर्निंग से फाइनेंस कर दूं, नो नेवर। आपको इसको हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कीपिंग रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। व्हाट डू आई मीन बाय कीपिंग द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म? देखो जो रेवेन्यू रिजर्व्स है वो और भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल हो सकती हैं, बिकॉज दे आर सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट्स, ठीक हो गया। लेकिन कैपिटल रिजर्व के तो इस्तेमाल ही यही है, कैपिटल रिजर्व का सबसे मेजर इस्तेमाल ही ये होता है कि इट इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द bonus issue of shares. So that's a record of double entry for bonus issue of shares, और ये डबल एंट्री भी आती है पूछने के लिए, so this is also very important. कोई सवाल यहाँ?